नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इंडिया वॉच में स्वागत है। आज 8 मार्च है, यानी कि वुमेन्स डे। हमेशा से 8 मार्च के दिन हम वुमेन्स डे के आयोजन करते हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम करते हैं और ख़ास बातचीत भी करते हैं। ये जानना चाहते हैं कि समाज में आखिरकार जो लगातार अपराध बढ़ रहा है, उसकी बड़ी वजह क्या है। और जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ऐसे में अपराध कहाँ से आ जाते हैं। और अभी भी तमाम ऐसे मामले हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़े हुए हैं। और बहुत सी ऐसी हमारे समाज में महिलाएं भी हैं जो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए कई क्लासेस चलाती हैं, एकेडमीज चलाती हैं। और उन्हीं में से आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानवी मिश्रा जी। जानवी मिश्रा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉच में। और वो लगातार महिलाओं को, युवा महिलाओं को हमेशा से आगे बढ़ाने के लिए सोचती हैं। जानवी जी, जिस तरीके से आज के वक्त में लगातार वुमेन्स डे को लेकर के तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, ऐसे में ये केसेस कैसे आ रहे हैं? एक्चुअली हो क्या रहा है, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग ने एक डे डिसाइड कर दिया है। लोगों की क्या मेंटालिटी, वुमेंस डे है तो उस दिन वुमेंस के नाम पे सेलिब्रेशन कर ले रहे हैं। नेक्स्ट डे अगर वही वुमेन स्टाफ उनके में वर्क कर रही है, नेक्स्ट डे उनकी कोई रेपुटेशन का उनको कोई मैटर नहीं करता। और आप देखेंगे अधिकतर जो केसेस ये आते हैं ये शुरू घर से ही होते हैं। जो बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं वो सही इस टाइम पे नहीं। जो पहले की जनरेशन थी और अब की जनरेशन में काफ़ी अंतर है। पहले बच्चों को आंखें, लड़के जब लड़कियां निकलती थी लड़कों को कहा जाता था कि आंखें झुका के रखो। और अब के समय पे आप देखेंगे कि लड़के, अगर लड़कियां जा भी रही तो लड़के उनको देखते ही रहेंगे, देखते रहेंगे जब तक, और इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अभी तक जो एक्शन होते भी वो केसेस पे वही एक्शन होते हैं जो मीडिया में आ चुकी होती है। जो केसेस के ऊपर ज़्यादातर कार्रवाई उन्हीं केसेस पे होती है जिनके बारे में किसी बड़े सोर्स का हाथ होता है। अगर हम एनजीओ वाले उस केस में एंटर करके तो उनका केस सॉल्व होगा, और अगर हम लोग नहीं एंटर किए तो उस बच्ची के साथ हो गया, वो जिंदा है मर गई, किसी को कोई चिंता रहती ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये डे किसी एक डे को सेलिब्रेट नहीं, हर दिन आपके घर में माँ है, बहन है, अगर आप हर दिन उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। जानवी जी, अभी आपने बताया कि हर दिन हमें महिलाओं की रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कर दिया जाता है, अभी आपने भी वही बात कही। जानवी जी, क्या सोच के आपने डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की थी? डिफेंस एकेडमी की शुरुआत मैंने अपने फादर के साथ मिलकर स्टार्ट किया है। मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन मैम ग्रुप चलता था, चल रहा है, वर्किंग में ही है मैम ग्रुप, जिसमें एक मल्टीटास्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम एक एनजीओ रन कर रहे हैं, इवेंट सेक्टर है, मैम एकेडमी है, मल्टीटास्किंग प्लेटफॉर्म है। और डिफेंस एकेडमी में मेरा आने का मकसद ये था, मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। मैं अभी एक मीटिंग में मिली और प्लस मेरे ग्रैंडफादर जो है वो कैप्टन रह चुके हैं आर्मी में। तो मेरा यही था कि अब मैं इस डिफेंस फील्ड में कुछ तो करूँ। अगर मैं अपनी डिफेंस एकेडमी में चाहूँ तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मुकाम तक पहुँचा लूँ तो ये सबसे बड़ी बात होगी मेरे लिए। बिल्कुल। जानवी जी, अभी आपने कहा कि आप चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुकाम तक पहुँचे। क्या उसमें कभी आपको कोई ऐसी लड़कियां देखने को मिली जिनकी फैमिली नहीं चाहती, लेकिन स्टिल वो अपनी जज्बातों के साथ, और कुछ घटनाएं ऐसी हुई हों जिसकी वजह से वो डिफेंस ज्वाइन करना चाहती हो? एक्चुअली मेरे जानने में ऐसी काफ़ी लड़कियां हैं जो मेरे अंडर में हम लोग बताया, मेरा मैम ग्रुप का एक फाउंडेशन में एक इंटर्नशिप चल रही है जिसमें मैक्सिमम लड़कियां हैं, मतलब 100-200 लड़कियां ही हैं। लेकिन उन 100-200 लड़कियों को जब हम लोग कोई भी इवेंट करते हैं उनको आने की परमिशन नहीं होती। लड़के आ रहे हैं लेकिन लड़कियों को आने की परमिशन नहीं मिली। लोग कह रहे हैं ना कि मिशन शक्ति क्यों कर रहे हैं, जी जी। अब तो बहुत हो गया, हर टाइम लड़की लड़की हो रहा है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आप अगर किसी जगह पे जाके मिलते हैं, किसी जगह पे जाके विजिट करेंगे, घर पे जाइए, जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ उन एरियाज में जाइएगा, वो अपने बच्चियों को पढ़ाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप जाएंगे, वो कॉपी किताब लेंगी, पैसे लेंगी, फिर कहेंगे हाँ बच्चे को स्कूल भेजेंगे। नेक्स्ट डे आप जाएंगे, उनकी बच्ची कहीं बर्तन मांज रही होगी या कहीं झाड़ू पोछा कर रही होंगी। क्या आपने अपने घर में कभी एक बात नोटिस की, कभी भी घर में क्या काम वाली का बेटा काम करने आता है? कभी नहीं। हमेशा बेटियां ही क्यों करती हैं? क्यों? अगर फिर इतनी यूनिटी, लोग कह रहे हैं कि यूनिटी आ गई है, तो फिर क्यों वो अपने बेटे को नहीं भेज देते झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए? वो बेटियों को ही क्यों भेज देते हैं? तो रीज़न वही कि बस दिखा रहे हैं कि हाँ सब चल रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं इसकी असलियत। आप खुद एक गर्ल हैं, आपने खुद हर चीज़ फेस की होगी लाइफ में, वो सब पता रहता है। जानवी जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से और उन तमाम लड़कियों से, महिलाओं से अपना कोई ऐसा एक इवेंट शेयर करें जिस वक्त आपको लगा कि बस अब मैं और आगे नहीं कर सकती, लेकिन फिर आपने उस पूरी तरीके से फाइट की और आगे बढ़े। एक्चुअली आफ्टर 12th मैं डिप्रेशन में थी, कुछ फैमिली इश्यूज या फिर कुछ अपनी पर्सनल इशू को लेके। और उसी के बाद मुझे क्या हुआ, मैं ट्यूशन देती थी। मैं पहले होम ट्यूटर थी,
ये सब स्टार्टअप से पहले मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट थी अपनी स्कूल टाइम से। मैं एक होम ट्यूटर मीन्स आप स्कूल टाइम से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। क्लैप, इट्स वेरी गुड। तो फिर उसी टाइम पे जब मैंने ये आपका होम ट्यूशन में पढ़ाने जा रही थी, लेकिन थोड़ा सा था कि मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। एट द पेरेंट्स ना बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते, उनको लगता है बिजनेस कोई फील्ड है ही नहीं, या फिर ये कि वो डरते हैं। बच्चियों को तो खासकर, बेटियों को तो बिजनेस में भेजना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग कहते हैं कि बिजनेस वूमेन, आप देखिए ना जितने भी वायरल हैं उस टाइम पे बिजनेस मैन ही हैं। अंबानी जी, सब बिजनेस वूमेन बहुत रेयरली आ पाती हैं, क्योंकि उनको निकलने नहीं दिया जाता है। अगर वो निकलने लगती तो शादी के लिए प्रेशर डाल देते हैं। और जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था कि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। मुझे पता नहीं चला कि मैं इतनी डिप्रेशन में जा चुकी थी कि मुझे फेशियल पैरालिसिस अटैक पड़ गया, और वो मुझे जान नहीं पाई। मैं घर पहुंच रही थी ट्यूशन से पढ़ा कर, सडनली मेरा एक साइड पूरा फेस भाग रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ होगा। मैं अपने फादर को बोली कि पापा कुछ अजीब सा मुझे लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे फादर ने डॉक्टर से कॉल पे बात की, डिस्कस किया, मेरी मदर ने भी। उसके बाद ये सोल्यूशन निकला कि इसको नींद की टैबलेट दे दो और सुला दो, रिलीफ मिल जाएगा। मैं वो टैबलेट लेके खा पी के आराम से सो गई। सडनली मैं सुबह उठती हूँ, देखती हूँ मेरा पूरा वन साइड का फेस एक ही साइड पर है। ना मैं पानी पी पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। रियली वो मैं बता नहीं सकती। मैं 17 या 16 ईयर अप्रॉक्स थी, और वो बहुत ही डरावना फेस था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। उस टाइम पे मैंने अपनी सारी प्लानिंग रखी रह गई, बिजनेस कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर बोलते हैं मुझे, और मेरे फादर जा चुके थे, उनको कहीं मीटिंग में जाना था, वो जा चुके थे, उनको कॉल करके बताया गया कि इसकी हालत बहुत बिगड़ गई है। तो उन्होंने सडनली हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस सर्विस बुक की गई। मैं लेके गई। तब तक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको पैरालिसिस फेशियल अटैक पड़ गया है, ये काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में थी और आप लोग समझ नहीं पाए थे। और वो मोमेंट, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोली थी ठीक हो ही नहीं सकता। वो सुनना कि मेरा एक साइड और घर के सारे शीशे हटा दीजिए, आप ये कर दीजिए। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ देखी, मतलब मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप ठान लेते हो कि आप सब कुछ सही कर सकते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। मैं 1-2 महीना तो बहुत हालत ख़राब रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल सकती। ट्यूशन पढ़ाने बच्चे नहीं पढ़ेंगे, भाग जाएंगे देख के। वो आपका पूरी एक साइड की आँख के रात में पट्टी बांधनी पड़ती थी आँख बंद करने के लिए। तो वो मोमेंट मेरा सबसे लाइफ का वर्स्ट फेज़ था। उससे निकलना, मुझे लगता है उससे मैं निकल ली। अब मुझ पर कितना भी बड़ा कोई दुख आ जाए, मुझे लगता है मैं वो झेल जाऊँगी। और वो निकलने का, मैं सच बताऊँ, मैंने यूट्यूब पे खाली मोटिवेशंस वीडियो देखी। डॉक्टर्स का तो रहा सपोर्ट, वो मेडिसिन दे रहे थे। मैं बहुत स्लिम थी, वो उनकी स्टेरॉइड चलाया उन्होंने मुझे, सोचिए जिससे वेट गेन होता है, एक मेडिसिन उन्होंने लगातार चलाई कि जल्दी कवर अप हो जाए। लेकिन कवर अप का कोई चांस नहीं था, और मैं अभी हार रही थी, मुझे लगता है मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने 2 टाइम ट्राई किया, 2 टाइम अटैम्प्ट मैंने ट्राई किया, लेकिन थर्ड टाइम मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ कि वो गिल्टी एकदम बैठे हुए हैं। तब आई रियलाइज़ कि ये सब सुसाइड करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कोई मकसद ही नहीं रहा जिसके लिए हम करना चाहते थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे कवर करना है, मैंने फिर ठाना कि मुझे करना है। फिर मैंने ज़बरदस्ती पापा से कहा कि पापा शीशा चाहिए घर में। फिर उन्होंने शीशा लगाया, उस शीशे में मैंने रोज़ देख के प्रैक्टिस करना शुरू किया। सब शीशे हटा दिए गए थे मेरे लिए, स्पेशली सारे शीशे हटाए गए थे, छोटे शीशे रखे जा रहे थे, ताकि होता ना कि बच्चा और डिप्रेस ना हो देख कर। क्योंकि ना फ्रेंड से मिलना, ना कुछ मिलना, मैं सबको ब्लॉक कर दिया था। मुझे भी किसी से बात करने में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया था उस टाइम पे। बहुत ख़राब तो फेस था। वो केस तो, और आप डिप्रेशन में ही जा रहे थे, आप डिप्रेशन की वजह से सफर कर रहे थे और अगेन डिप्रेशन में ही जा रहे थे। सेकंड फेज डिप्रेशन का आ गया था। फिर मुझे लगा कि अब नहीं। फिर मैंने कुछ यूट्यूब से वीडियो देखी। फिर ये वीडियो से कोई नहीं था, जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे ना, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ये मैंने देखा। फिर वो पेरेंट्स की वो कंडीशन देख के मुझे लगा कि यार उन्होंने कितना किया, वो क्यों मतलब वो इतना झेले मेरे लिए। तब मैंने कहा कि नहीं, मुझे कवर अप करना है। मैंने काफ़ी मेहनत की, फिर मैंने सारी एक्सरसाइजेस की। और मुझे एक गॉड गिफ्टेड है कि जो बच्चे बोल नहीं सकते, मैं उनको बोलना सिखा सकती हूँ। ये ट्यूशन मैं लेती थी 6, 7, 8 क्लास से। ये मतलब अपने आप था, फ्री में ही मैं बच्चों को सिखाती थी। मतलब पता नहीं क्यों मुझे अपने आप में, उनको बैठती हूँ, बोलती कि ऐसे करो, ये एक्सरसाइज करो। और मैंने ऐसे 6 महीने लगातार एक बच्चे के साथ किया, उसकी वॉइस आ गई। ऐसे मैंने 3 बच्चे ठीक किए थे। तो उसी टाइम पे फिर मैंने वही सारी थेरेपी अपने आप पे की थी, क्योंकि वो एक्सरसाइज सिमिलर, फेस की जितनी भी एक्सरसाइज होती है ना वो सिमिलर होती हैं। आपके बैलून फुलाइए, आप माउथ साइड ले जाइए, तो सब सिमिलर था। फिर मैं देखती हूँ धीमे धीमे मेरा फेस कवर हो गया है। लेकिन फेस कवर होने के बाद सबसे बड़ा आया वेट, क्योंकि तब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। मतलब यही समझिए 120 kg समथिंग में पहुँच चुकी थी। तब मुझे लगा कि अब तो क्या ही करें, वहाँ बाहर निकलो तो आपको वेट के लिए लोग, पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि लोग बहुत गलत तरीके से आपको जज करते हैं। एग्जैक्टली, इन आवर सोसाइटी आई थिंक जजमेंट इज बिग इशू। और लड़कियों में भी यही है ना कि उनका अगर फेस नहीं अच्छा है, वो लड़कियां खुद बाहरी सुंदरता की ओर जाती हैं और कहती है कि हमको सब बाहरी सुंदरता से जज करें। इवन हम लोग भी बाहरी सुंदरता को देखते हैं कि यार मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे जिम ज्वाइन करना है, मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि फिट होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप मेंटली फिट हो ना और फिजिकल फिट नहीं हो, चल जाएगा। अगर आप मेंटली फिट नहीं हो और फिजिकल फिट हो, कोई बेनिफिट नहीं। मैं तो थी ना एक टाइम पे फिजिकल फिट और मेंटली डिसेबल हो गई थी। तो वो फेस मेरा था। उसी टाइम पे मैंने ठान लिया था कि अब मैंने ये कवर कर लिया है, मैं इतना नाम रोशन करूँगी, इतने अवार्ड्स, हर चीज़ मैंने उसी टाइम पे फेस पे किया। फिर कोविड आया।
कोविड में मैंने काफ़ी केसेस कवर करवाए, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने गवर्नमेंट के साथ मिले, कुछ थे कार्यकर्ता बीजेपी के जिनके साथ मैं मिल के गवर्नमेंट में, और ये जितने भी आपके सिलेंडर होते हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराए, ब्लड डोनेशन वाले ड्राइव चलाना शुरू किए। तब मैंने एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं कराया था, तब मेरी कंपनी ही चल रही थी ट्यूटोरियल प्लेस में, जिसमें हम जॉब ट्यूशन प्रोवाइड करते थे। फिर मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इतना कर रहे हो, एटलीस्ट एनजीओ करा दो, तो फिर मैंने कराया। अभी मैं देखती हूँ कि अब एनजीओ भी लोगों ने एक अर्निंग सोर्स बना लिया है। एग्जैक्टली। एनजीओ सिर्फ अर्निंग सोर्स है, वो गवर्नमेंट की, मैं सच बताऊँ मैंने अभी गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं उठाई है, मैं सिर्फ अपने बिहाफ पे जितना होता है मैं अर्न करती हूँ, उसी का कुछ परसेंट लगाकर अभी यूटिलाइज कर रही हूँ। अब मुझे लगता है कि अगर इन फ्यूचर मुझे लगेगा डोनेशन के लिए तब मैं देखूँगी, अगर जब तक मैं खुद कर ले रही हूँ, अगर मैं 300-400 लोगों को खिला सकती हूँ, मेरे मित्र है, तो वो मेरे लिए बेटर है। ठीक है। जानवी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये इतना वर्स्ट सिचुएशन आपने फेस किया, जिस तरीके से आप इस वर्स्ट सिचुएशन से फेस की, क्या कभी कोई एक ऐसा केस आपके पास आया होगा जहाँ एक तरफ हमारी सोसाइटी में हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, ऐसे में कोई ऐसा केस कभी आपके सामने आया जो मतलब बहुत ही वर्स्ट केस था, आप समझ नहीं पा रहे थे कैसे इसे सॉल्व आउट किया जाए, कैसे इसे प्लान आउट किया जाए? एक मेरी फ्रेंड है, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी। इट्स ओके। उसके साथ एक्चुअली में रेप हुआ, बट वो बताना नहीं चाहती थी। वो मेरी फ्रेंड थी, मैं उसको मतलब वो सुन रही होगी तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं आपका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही, ये बात मैंने फैमिली में भी नहीं बताई। उसका केस मैंने सॉर्ट आउट कराया किसी तरह। वो ये चाहती थी कि वो लड़का जेल ना जाए, ये ना करे, वो ना करे, फैमिली में किसी को पता ना चले। वो सुसाइड करने जा रही थी, उसको सुसाइड से बचाना ही मेन हमारा यही था कि वो किसी तरह बस सुसाइड ना करे, क्योंकि होता क्या है ना, इसमें लड़कियाँ एकदम एबनॉर्मल हो जाती हैं, आप उनको नहीं समझा सकते। गलती उसकी भी थी, क्योंकि गलती हमेशा एक साइड से नहीं होती, दो साइड से गलती होती है। अगर आप उस फील्ड में जाओगे तो आपको झेलना पड़ेगा, आप माइंड सेट करके जाओ। थोड़ी गलती उसकी थी, इसी डर से वो बता, लड़कियों की प्रॉब्लम पता है क्या, लड़कियाँ इससे डर जाती हैं कि हमने गलती कर दी, हमने बॉयफ्रेंड बना लिया, हम अपने पेरेंट्स को नहीं बताए, अब उन्हीं लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो अपने पेरेंट्स को वैसे भी नहीं बता पा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है पेरेंट्स को भी थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए आजकल के टाइम पे। अगर हल्के से फ्रेंडली हो, इवन मेरा है, मैं घर जाती हूँ, मैं अपने पापा में को एक एक बात बताती हूँ, इतनी बड़ी हो गई लेकिन मुझे लगता है कि हर एक बात बता दो, आज इससे लड़ाई हुई, ये हुआ, वो हुआ। कॉलेज में आए दिन इंसिडेंट्स होते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करनी चाहिए। इवन पेरेंट्स को ना थोड़ा सा कंफर्टेबल कराना चाहिए अपने बच्चे को। पेरेंट्स भी एकदम हाइपर हो जाते हैं, अगर कोई बच्ची बताने चाहती है तो या तो उसको घर से निकाल देंगे, कहेंगे आप जाइए, अब क्या करना है, या फिर उसकी शादी करा देते हैं। इसी डर से लड़कियां बताती भी नहीं है। रीज़न यही है, अगर किसी की गलती ना भी, आप सोचिए 3-3, 4-4 महीने बच्चे के साथ रेप हो रहा है, उनकी क्या गलती है? मुझे तो नहीं लगता कि उनकी कोई गलती है, कभी कोई फॉल्ट वही ना। वो फिर वो भी है कि मेंटालिटी, एक सेशन ऐसा जेंट्स के लिए रखवाना चाहिए जिसमें कम से कम उनको समझाया जाए कि भाई वो तुम्हारे ही घर की बच्ची है, भाई है, बहन है, थोड़ा सा होना चाहिए। मतलब मैं किसी समुदाय को नहीं कहती, लेकिन हाँ मैंने देखा है, जैसे मुस्लिम में भी आप देखेंगे ना, भाई से शादी हो जाती है, तो फिर ये चीज़ें होती है कि अब वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, हर जगह पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैंने नोटिस किया। लेकिन वो मैं किसी उस पर नहीं जा रही, धर्म पे नहीं जा रही, लेकिन मैं एक पॉइंट बता रही हूँ कि मतलब वहाँ पे वो एज अ सिस्टर को मतलब शादी करा देते हैं, कजन्स में। हमारे कजन सिस्टर भी मतलब माँ समान, सबके अलग अलग धर्म में रिचुअल्स है। एटलीस्ट इसके लिए कोई सेशन करवाना चाहिए। गवर्नमेंट को जितना मिशन शक्ति हो रहा है ना, उसी के बिहाफ पे कोई ऐसा होना चाहिए। जानवी जी, अभी आप कह रही हैं कि कोई सेशन होना चाहिए ऐसा जिसके थ्रू आदमियों को भी जागरूक किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी जागरूकता की है। तो अवेयरनेस नहीं है। क्या कभी आपने सोचा कि अब इस बार मैं ऐसा कुछ प्लान आउट करती हूँ? जी, मेरा पूरा एक सेट है कि मैं अभी जितना मिशन शक्ति हो रहा है, ऐसा मैं एक मेल के साथ कराऊंगी। काफ़ी लड़के भी अनएजुकेटेड हैं इस टाइम पे, रिक्शा चला रहे हैं, भेज दे रहे हैं पेरेंट्स उनको, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ मुझे करना है। तो मेरा एक पॉइंट सेट है कि मैं एक सेशन प्लान कर रही हूँ, जिसमें 3 दिन का सेशन होगा, जिसमें उनको पैड से रिलेटेड सारी चीज़ों को बतानी चाहिए कि अगर उनकी बहन को पीरियड्स आ रहे हैं तो उनको पैड लाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई डिसीज़ नहीं है, लोगों ने इसको डिसीज़ बना दिया है। बट इट्स नॉट अ डिसीज। मैं एनसीसी गई, अगर हल्का सा भी मतलब मैंने नोटिस किया, हम लोग की वाइट यूनिफॉर्म होती है नेवी की, तो मैं यूनिफॉर्म पहनी थी, अब मुझे आ गया मेरी जान सुख रही, कहीं ड्रेस पे लग ना आ जाए, क्योंकि सब जेंट्स होते हैं एनसीसी में, हमारा पूरा पीआई स्टाफ है, हमको जीसीआई भी अलॉट नहीं की गई थी। तो उस टाइम पे मुझे यही डाउट होता था कि ऐसा ना हो वैसा, लेकिन मैंने देखा कि हमारे सर इतने सपोर्टिंग है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं तो यहाँ के लोग क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग हो सकते? हर घर में अगर पापा अगर कहते कि जाओ, मेरे घर में एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग है, मैं देखती हूँ मेरे पेरेंट्स भेज देते, कोई इतना इशू नहीं है। तो मुझे लगता है इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आजकल सब लिफाफा बंद करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि वो पॉइंट हर जगह पे भी नहीं बोलना चाहिए, बट एटलीस्ट ये सारी चीज़ों के लिए एक सेशन होना चाहिए। जितने भी एनजीओ वाले मुझे अगर देख रहे हो, तो मैं चाहूँगी कि वो मेल्स के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा करें सेटअप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो सब फीमेल्स पे ही फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे। वुमेन एम्पावरमेंट,
हमें करना है, लेकिन हमें उनको भी तो समझाना है। अगर वो निकलने नहीं देंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ से होगी? बिल्कुल। जानवी जी, मेरा एक बहुत ही मतलब सवाल है, और हमेशा मैं ये सवाल खुद से भी पूछती हूँ, ऑडियंस से भी मैं जब भी बातचीत करती हूँ तो मैं ये पूछती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जितना हाइप क्रिएट किया जा रहा है, असलियत में उसका असर है। कई जगह पे तो मुझे लग रहा है कि अब इसका मिसयूज हो रहा है। अब आप जाएंगे ना, आप किसी मेल से कांटेक्ट करिएगा, कोई फ्रेंड हो, आप उससे सजेशन लीजिए, वो तो यही बोलेगा, अरे इसको अवार्ड क्यों मिल रहा है, ये तो आखिर वुमेन थी तो थोड़ा बहुत हो गया। मतलब मैं देखती हूँ लड़कों में मेंटालिटी सेट हो गई कि लड़कियों को ज़्यादा मतलब प्रिविलेज मिल रही है, उनको नहीं मिल रही है। इससे भी इम्पैक्ट हो रहा है। हर चीज़ का एक अच्छा पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है क्या कि इंसान पे कि वो पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव लेता है। और ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है, बॉयज़ जो है उसको नेगेटिव पॉइंट में ले रहे हैं। हम लोग अगर कंपटीशन भी करें, पढ़ भी रहे हैं, कहेंगे अरे तुम्हें क्या, तुम्हें तो जॉब कहीं ना कहीं किसी तरह से मिल ही जाएगी, तुम तो लड़की हो। क्यों भाई, क्यों मिल जाएगी? हमारे चाचा बैठे हैं वहाँ देने के लिए जॉब। ये पॉइंट्स ना चेंज होने चाहिए। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का जितना हाइप हो गया ना कि हाँ ये एनजीओ में इवेंट, अभी देखिएगा 8 मार्च हम लोग है, आज आप देखेंगे ना हर जगह इवेंट है, लगभग हर जगह इवेंट है। मतलब आए दिन सब इवेंट, कोई सम्मान समारोह कराए, अरे आप नारी सम्मान समारोह कराए, उनके हस्बैंड को तो बुलाओ जिन्होंने आगे बढ़ने दिया, या उनके पेरेंट्स को तो बुलाओ, ताकि उनको लगे कि हाँ वो निकालें। जब घर से बच्चे को पेरेंट्स निकलने नहीं देंगे, वाइफ्स को हस्बैंड बाहर ही नहीं आने देंगे, तो वो लड़कियां करेंगी कहाँ से? वो अपनी शादी तोड़ के थोड़ी ना जॉब करने लग जाएंगे। तो ये पॉइंट्स है, मुझे लगता है इस पर थोड़ा वर्क करना चाहिए। एटलीस्ट एक सेशन मेरे हिसाब से, ज़्यादातर मेल्स को अब थोड़ा समझाने की ज़रूरत है। और ये वुमेन एम्पावरमेंट को इतना हाइप नहीं, काम करो लेकिन इतना भी नहीं कि हर जगह बस वुमेन वुमेन वुमेन, तो वो डिसएडवांटेज भी हो जा रहा है कहीं ना कहीं। और लेडीज़ भी इसका एडवांटेज उठा रही है वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। आप देखना चाहे तो देख सकते हो, 2-3 एग्जाम्पल रहते हैं हम लोग के पास कि वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा रही है। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप देख सकते हो, एग्जैक्टली हम लोग तमाम ऐसे केसेस देखते हैं। जानवी जी, क्या कभी आपने ऐसे कोई केसेस देखे हैं कि जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट शब्द का ही गलत इस्तेमाल हो रहा हो? आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे। मैंने 1-2 केस देखे हुए हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड नहीं भी मारते थे तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला पेमेंट लेने के कि मेरे बच्चे को पढ़ाना है, मेरे हस्बैंड पीटते हैं। वो मतलब उनको लगा कि भाई डाउरी या किसी के केस से फंसा सकते हैं। तो ये हो रहा है कि डाउरी अगर नहीं भी ले रहा है आदमी तो भी डाउरी केस डाल दो उसको उठाकर। तो इस टाइप के केस आए दिन देखने को मिलेंगे। आप झुग्गी झोपड़ियों में चली जाएंगी तो वो बताएंगे कि उनके साथ ये इशू हो रहा है, रियलिटी में नहीं होता है। वो कहेंगे हमारे हस्बैंड पी के, जबकि देखेंगे तो उनका हस्बैंड रिक्शा चला के रात को थक के बेचारा सो जा रहा है, और वो दिखाएंगे कि हम एक मारा है, पीटा है, आप पैसे दे दो। वो भी कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन कर रही है ना। और मुझे लगता है डाउरी गलत है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या आप खुद सोचिए, मतलब आप अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या आप किसी नॉर्मल से शादी कर लोगे? नहीं करोगे। तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ महत्व है। डाउरी इतनी भी मत मांगो कि नुकसान है। अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो उतना परफेक्शन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी के बाप किसी बेरोजगार लड़के से शादी कराने वाले हैं, या फिर कोई IAS ऑफिसर किसी काम वाली बाई से शादी करने वाला है। तो फिर किस बात का? सबका वो क्लास, सब अपना क्लास मैच करेंगे, सब वो देखेंगे। प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आज के टाइम में। और मैं देखती हूँ आज के टाइम प्रैक्टिकल लोग कम है, ज़्यादा इमोशनली देखने लग जाते हैं हर चीज़ को, उसी का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जी। जानवी जी, एक मैं मैसेज चाहूँगी कि आप हमारी समाज की तमाम औरतों और महिलाओं के साथ साथ उन परिवार को और पुरुषों को भी एक मैसेज दें जो अपने घर की महिलाओं को अभी भी बेड़ियों में बांध के रखना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपके घर की लड़की आगे निकल जाएगी तो आपका कोई नुकसान होने वाला है, या भाई ये सोच रहे हैं कि उनकी बहनें कहीं आगे निकल जा रही हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, तो ये चीज़ें गलत हैं। आपको छोड़ना पड़ेगा उनको कहीं ना कहीं। अगर थोड़ी ढील देते हैं तो लड़कियाँ भी सक्सेसफुल होकर दिखा सकती हैं। मैं भी एक लड़की मैम भी काम कर रही हैं, एज अ रिपोर्ट आप देख सकते हो। तो हर जगह लड़कियाँ आज के समय में आ गई हैं। आप देखो आर्मी में भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे जा रही है, तो कहीं भी कोई अब इक्वलिटी हर जगह है, बस आपको देखने का नज़रिया चाहिए। और जो ये लड़कियां कहती कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, जब तक आप अपने पेरेंट्स को कुछ करके नहीं दिखाओगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, आपके पेरेंट्स नहीं मानने वाले। एटलीस्ट अगर आप अगर शादी के लिए हमको समझा सकते हो कि मेरी शादी से करा दो, आप अपने करियर के लिए भी समझा सकते हो कि मेरा करियर यहाँ पे पापा, मुझे यहाँ पे वर्क करना है। किसी के पेरेंट्स मना नहीं करेंगे अगर आप कुछ करके दिखाते हो। मेरे पेरेंट्स भी एग्री नहीं कर रहे थे, मैंने भी करके दिखाया, मुझे वो नहीं मान रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं बिजनेस में जाऊँ। तो मुझे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनके में वर्क करना पड़ा, तब मुझे परमिशन मिली है। आप कुछ अर्न करके उनको दोगे तो उनको लगेगा कि हाँ बच्चा लायक हो गया है। पर वही ना कि परमिशन भी मिल रही तो आप गलत फ़ायदा उठा रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो इसीलिए हर जगह से परमिशन मिल जाएगी, बस आपको देखने का एक तरीका होना चाहिए, समझाने का तरीका होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानवी जी हमारे साथ आने के लिए, और आज इतने बड़े दिन पे लगातार हमारी तमाम महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए। मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से जानवी जी ने बताया कि हर किसी को अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है, खुद के लिए स्टैंड लो, साथ में परिवार को समझाओ, कन्विंस करो,
और कहीं ना कहीं अभी भी हमारे समाज में जागरूकता की कमी है। अगर एक एक करके हम सब जागरूक होंगे तो ये जागरूकता लगातार बढ़ती जाएगी। फिलहाल आप सभी को इंडिया वॉच की पूरी टीम की तरफ से वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।